सो हे गाइस, आज का हमारा टॉपिक है इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ एक तो मैं आप लोगों को ये इंडिविजुअल वीडियो दूंगा, दूसरा जो है इंटरनेशनल रिलेशंस का पूरा जो पोर्शन है, विजन आइस के जो मंथली मैगजीन है उसका पूरा पोर्शन जो है उसको मैं कंपाइल करके एक या दो पार्ट्स में अपलोड करूँगा। ठीक है, इसलिए यार आपका सपोर्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है यार, बहुत नीडेड हूँ। तो आप एज अ सिविल सर्वेंट, एज अ सिविल सर्विस के एस्पेरेंट होने के नाते आप एक मेरी हेल्प कर सकते हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, नाउ अगर हम बात करते हैं इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, तो रिसेंटली इंडिया यूके ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को अनाउंस किया। तो 3 ईयर से फॉर्मल बातचीत हो रही थी, उसके बाद कहीं ना कहीं जाके इसका कंक्लूजन हुआ। तो इंडिया यूके जो ट्रेड रिलेशंस हैं, अगर बाईलेटरल ट्रेड की बात करें तो जो बाईलेटरल ट्रेड है इंडिया और यूके के दरमियान वो 60 बिलियन यूएस डॉलर्स का है। तो अब ये प्रोजेक्टेड मतलब एक अंदाज़ा लगाया जाता है कि इसको 2030 तक डबल किया जाएगा। ये डबल होने जा रहा है, कहाँ तक? 2023 तक। ठीक है, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ये इम्प्लीमेंट होगा जब हमारे डॉक्यूमेंट्स फाइनलाइज होंगे, लीगल डॉक्यूमेंट्स जब फाइनलाइज होंगे तो उसके बाद ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ये इम्प्लीमेंट होगा। तो इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में यहाँ पे हमारे पास 27 चैप्टर्स हैं, जैसे कि डिजिटल ट्रेड है, इन्वायरमेंट है, वगैरह वगैरह। ठीक है, दोनों कंट्रीज़ ने एग्री किया निगोशिएशन टू अ रेसिप्रोकल डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन। किस पे निगोशिएट किया? डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन, रेसिप्रोकल डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन। तो ये एक किस्म की सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट है। ठीक है, क्या है? सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान। ये हमारी बिजनेसेस को और ट्रेड को सपोर्ट करेगा। तो इसमें क्या है, जो एम्प्लॉयज़ हैं जो कि दोनों कंट्रीज़ के दरमियान मूव करती हैं और एम्प्लॉयर्स हैं, वो सिक्योरिटी को पे कर सकते हैं। दे आर लाइबल टू पे सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन इन वन कंट्री एट अ टाइम। ठीक है, एक कंट्री में एक ही बार वो पे कर सकते हैं सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन को। ठीक है, तो इसके साथ साथ जो एम्प्लॉय हैं, टेम्पररी वर्किंग जो एम्प्लॉय हैं, वो 3 ईयर्स के लिए रह सकते हैं। इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा इंडिविजुअल राइट टू एक्सेस फॉर बेनिफिट्स। तो उस पे मतलब इंडिविजुअल राइट्स पे, बेनिफिट के जो राइट्स होते हैं उन पे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो इंडिया यूके जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसकी जो की हाइलाइट्स हैं वो क्या क्या हैं, तो क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ज़ीरो ड्यूटी मार्केट एक्सेस। ठीक है, क्या होगा? ज़ीरो ड्यूटी मार्केट एक्सेस मिलेगा। 90% इंडियन एक्सपोर्ट जो है वो यहाँ पे ज़ीरो ड्यूटी एक्सेस हासिल करेगा। किसका? यूके के मार्केट का। ठीक है, 0 से 90% वैल्यूएबल ट्रेड जो होगा वो क्या करेगा? फ्री ड्यूटी, यहाँ में हम ये कह सकते हैं ज़ीरो ड्यूटी मार्केट एक्सेस। ठीक है, नाउ इसी तरह जो यूके के प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया के जो मार्केट है उसका फ्री एक्सेस कर सकेंगे, ज़ीरो ड्यूटी एक्सेस हासिल कर सकेंगे। ठीक है, तो इसके साथ क्या होगा? मोबिलिटी होगी इंडियन प्रोफेशनल्स की। ठीक है, जो कि मतलब इसमें हमारे पास कंट्रेक्चुअल सर्विस सप्लायर्स हैं, बिजनेस विजिटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं। ठीक है, इनकी मोबिलिटी होगी। ठीक है, एम्बिशियस कमिटमेंट फ्रॉम यूके इन सर्विसेज। ठीक है, किन किन सर्विसेज में? इसमें आईटीज़ आते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज, ये चीज़ें, बिजनेस सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? पार्टिसिपेशन होगा यूके की बिजनेसेस का इन प्रोक्योरमेंट। ठीक है, यूके की बिजनेसेस जो हैं वो पार्टिसिपेट कर पाएंगी
किसमें? सर्विसेज में, ठीक है, बिजनेसेस में। आई बात समझ में? नाउ गुड्स एंड सर्विसेज में वैरायटी ऑफ जो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, यूके का जो कंपटीशन है वो इसमें इंक्रीज होगा। नाउ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ या ट्रेडिंग ब्लॉक्स के दरमियान होता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो हमारे कस्टम टैरिफ होते हैं और नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं, दोनों कंट्रीज़ के दरमियान इनको कम किया जाता है, ठीक है। ये एक तो गुड्स में होता है, जैसे कि एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज है, बैंकिंग है, कंस्ट्रक्शन, ट्रेडिंग सर्विसेज, और इसके साथ साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, ठीक। तो अब तक की अगर बात करें तो इंडिया ने 13 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को साइन किया है। किसके साथ? बहुत सारी कंट्रीज़ हैं लास्ट 5 ईयर्स में, जैसे कि मॉरिशस है, यूएई है, ऑस्ट्रेलिया है, अकॉर्डिंग टू एसबीआई रिपोर्ट, ठीक है। कितने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स आज तक साइन हुए हैं? 13 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स आज तक हमने साइन किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेवल्स हैं किसके? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के, यहाँ ट्रेड एग्रीमेंट्स के। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है। क्या है? प्रोफेशनल ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है? इसमें टैरिफ्स को रिड्यूस किया जाता है किस पे? एग्रीड नंबर ऑफ गुड्स, ठीक है। जिन जिन गुड्स के बारे में हम एग्रीमेंट करेंगे उन्हीं गुड्स पे क्या होगा? टैरिफ को रिड्यूस किया जाएगा। फिर होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये टैरिफ को रिड्यूस करता है मोस्ट गुड्स पे, किस पे? मोस्ट नंबर ऑफ गुड्स पे, ठीक है। फिर होता है हमारे पास कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट या फिर कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सीपा, ठीक है। ये एडिशनल एग्रीमेंट होता है ऑन एरिया लाइक रेगुलेटरी इश्यूज, सर्विस, इन्वेस्टमेंट, कंपटीशन, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एंड डिस्प्यूट्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कस्टम यूनियन। इसमें ज़ीरो ड्यूटी ट्रेड होता है कंट्रीज़ के दरमियान और कॉमन टैरिफ्स अगेंस्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। फिर आता है कॉमन मार्केट। इसमें फ्री मूवमेंट होता है लेबर का, कैपिटल, हार्मोनाइज्ड टेक्निकल स्टैंडर्ड्स वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है इकोनॉमिक यूनियन। ये डीपेस्ट लेवल है इंटीग्रेशन की। कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इंस्टीट्यूशंस होते हैं इसमें, ठीक है। चलो, नाउ इंडियाज एक्सपीरियंस विद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया का क्या एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ट्रेड इम्बैलेंस, ठीक है, ट्रेड इम्बैलेंस हो सकता है, ठीक। देखो यहाँ पे जो हमारा एक्सपोर्ट है किसमें? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, वो जस्ट 13% है, लेकिन इंपोर्ट की अगर बात करें तो वो 82% है, अकॉर्डिंग टू 2017 और 18 की जो भी हमारे पास डाटा है। तो अब यहाँ पे ट्रेड इम्बैलेंस है। लो यूटिलिटी, ठीक है, जस्ट 25% यूटिलिटी है। अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो आपको पता है होता है डेवलपिंग कंट्रीज़, दूसरा होता है डेवलप्ड कंट्रीज़, ठीक है। अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में यूटिलाइजेशन जो है, यूटिलिटी जो है इसकी, वो 70 से 80% है, ठीक है। तो लो यूटिलाइजेशन है। नॉन टेरिफ बैरियर्स, बहुत सारे ऐसे नॉन टेरिफ बैरियर्स होते हैं, एंटी डंपिंग जैसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसमें मतलब एक यहाँ पे हमारे पास 2024 एंड 25 के मुताबिक यहाँ पे एटलीस्ट 26,000 न्यू रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई हैं ग्लोबली ट्रेड पे, जो कि नॉन टेरिफ बैरियर्स हैं, ठीक है। नॉन टेरिफ बैरियर्स, अनइक्वल कंपटीशन है, ठीक है। तो लेकिन एक खास बात है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है, वैल्यू एडेड लिंकेज, ठीक है। इसके साथ साथ ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट फ्लो हो सकता है। तो वैरायटी ऑफ जो इंटरमीडिएट गुड्स का एक्सेस है वो मिल सकता है, वैरायटी ऑफ जो सर्विसेज हैं वो मिल सकती हैं। तो इंडिया यूके जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, ये कैसे हेल्प कर सकता है टू शेप द फ्यूचर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। सबसे पहले यहाँ पे स्विफ्ट निगोशिएशन, इंडिया और यूरोप के दरमियान एक निगोशिएशन चल रहा है। ये 2007 से किस में है? प्रोसेस में है, ठीक है।
सेफ गार्ड एंड सेंसिटिव सेक्टर्स, ठीक है। सेंसिटिव एग्री प्रोडक्ट्स, इसमें हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल गुड्स लाइक प्लास्टिक्स एट्सेट्रा, ये जो है ये सेंसिटिव प्रोडक्ट्स हैं, सेंसिटिव सेक्टर्स हैं। इसके साथ साथ जो ग्रेजुअल रिमूवल है ड्यूटीज़ का, यहाँ पे सडन मतलब हम ड्यूटीज़ को ये मतलब रिड्यूस नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते। जो ड्यूटीज़ हैं वो ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होंगी, रिड्यूस होंगी, ताकि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको टाइम मिले अपने आप को कंपटीशन में एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। इस वजह से जो ड्यूटीज़ हैं वो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, रिमूव करेंगे, सडनली हम नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके साथ साथ म्यूचुअल बेनिफिट्स जो हैं वो बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंक्लूजन को, फिर आप अपने हिसाब से लिख लेना। देखो कंक्लूजन ये आप देख सकते हो। होप करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, आप अपने तरफ से अपने हिसाब से सपोर्ट करोगे मेरी इस चैनल को, मेरे इस इनिशिएटिव को। थैंक यू एंड बाय बाय। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सी पैक है, ठीक है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये जो सी पैक है ये न्यूज़ में किस वजह से आया? रिसेंटली फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ चाइना, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान ये एक एग्रीमेंट करते हैं कि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसको अफ़गानिस्तान तक एक्सटेंड किया जाए, ठीक है। तो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है क्या? ठीक है, सीपैक जो है ये एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, BRI का, जो कि चाइना ने 2015 में लॉन्च किया, ठीक है। ये लिंक है बिटवीन सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट एंड मैरीटाइम सिल्क रोड, इन दोनों के दरमियान ये एक लिंक है। जो भी प्रोजेक्ट सीपैक के अंडर आते हैं, जो भी प्रोजेक्ट सीपैक के थ्रू या सीपैक के अंडर आते हैं, वो प्रोजेक्ट एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड है। यानी कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है और दूसरा एनर्जी को ट्रांसपोर्ट, एनर्जी को इम्प्रूव करना है। यहाँ पे 3000 किलोमीटर्स ऑफ रोड, रेलवे, पाइपलाइन, ये किस लिए बनाए चाइना ने? चाइना को ऑयल और गैस को ट्रांसपोर्ट करना है पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से टू द काशगर सिटी इन नॉर्थ वेस्टर्न चाइनाज जिंगजियांग ओएगुर ऑटोनॉमस रीजन, ठीक है। कहाँ से? पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से, वहाँ से लेकर काशगर सिटी जो नॉर्थ वेस्टर्न जो पोर्शन है चाइना का, वहाँ पे इन ओएगुर ऑटोनॉमस रीजन, यहाँ तक चाइना को क्या करना है? ऑयल एंड गैस को ट्रांसपोर्ट करना है। देखो ये है पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, ये तो चाइना ने बनाया है। यहाँ से लेकर काशगर, ठीक है, काशगर तक जो सीपैक है इसके थ्रू चाइना क्या करेगा? ऑयल एंड गैस को ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। नाउ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करते हैं। जो BRI है इसको प्रपोज किया था चाइना ने 2013 में, किस लिए? कनेक्टिविटी और कॉपरेशन को इम्प्रूव करने में ऑन अ कंटिनेंटल स्केल, सॉरी ट्रांसकंटिनेंटल स्केल पे। किस पे? ट्रांसकंटिनेंटल स्केल पे, ठीक है। BRI को हम वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव भी बोलते हैं, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, ठीक है। इसमें सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट जो कि ओवरलैंड बेल्ट है, ये चाइना को लिंक करता है सेंट्रल एंड साउथ एशिया के साथ ऑनवर्ड्स टू यूरोप, ठीक है। न्यू मैरीटाइम सिल्क रोड, ठीक है, ये मैरीटाइम रोड है, ये चाइना को लिंक करता है साउथ ईस्ट एशिया, गल्फ कंट्रीज, ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका एंड ऑन टू यूरोप, ठीक है। मैं आपको BRI का मैप नहीं दिखा सकता क्योंकि एज यू नो मैंने रिसेंटली इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। मेरे पास कोई iPad नहीं है, कोई उतना कंप्यूटर नहीं है, कोई लैपटॉप नहीं है जिसके थ्रू मैं इतना कुछ कर पाऊँ।
फिर इसको एडिट कर पाऊँ, फिर कॉपी पेस्ट कर पाऊँ, फिर एक्स्ट्रा मैपिंग लगा पाऊँ। सो इसलिए प्लीज़ सपोर्ट तो बनता है एज अ सिविल सर्वेंट, एज अ सिविल सर्वेंट या फिर एज अ सिविल सर्विस एस्पेरेंट होने के नाते आप एक काम कर सकते हो, आप मुझे हेल्प करने के लिए मेरी चैनल को सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बात करते हैं कि इंडिया के कुछ कंसर्न्स हैं रिगार्डिंग द इंक्लूजन ऑफ अफगानिस्तान इन सीपैक, कि अगर चाइना सीपैक में अफगानिस्तान को इंक्लूड करता है तो क्या क्या कंसर्न्स हो सकते हैं इंडिया के लिए। ओबियसली करना क्या है, तो कर ही लिया है, ठीक है। इसने अनाउंसमेंट कर ही लिया, रिसेंटली मीटिंग हुई है, ठीक है, आपको पता होगा, आपने न्यूज़ में सुना होगा, ठीक है। सबसे पहले जियो स्ट्रेटजिक, ठीक है, अगर सी पैक को अफगानिस्तान तक एक्सपेंड किया जाता है, इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंपीटिंग अल्टरनेटिव बैक्ड बाय चाइना एंड पाकिस्तान, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस बन जाएगा, अल्टरनेटिव इन्फ्लुएंस बन जाएगा इंडिया का, कौन, चाइना और पाकिस्तान, ठीक है। इस वजह से जो स्ट्रेटजिक यूटिलिटी है इंडिया के जो इनिशिएटिव्स हैं, इंडिया के जो भी इनिशिएटिव हैं, उनकी जो स्ट्रेटजिक यूटिलिटी है, ठीक है, जो भी पोटेंशियल है यूटिलाइजेशन का, जैसे कि हमारा जाबर पोर्ट है, ठीक है, INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, इसका जो एक्सेस है वो कम हो जाएगा, ठीक है। ये जो पोटेंशियल है, ये जो यूटिलिटी है, इंडिया के जो इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि जाबार पोर्ट है हमारा ईरान में, इसके साथ साथ नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जिसके थ्रू हम सेंट्रल एशिया में जाते हैं, या सेंट्रल एशिया का एक्सेस मिल सकता है जाबार पोर्ट से होके, सीधा हम कहाँ जा सकते हैं, हम अफ़गानिस्तान जा सकते हैं। फिर उसके बाद सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल एशिया की जो 5 कंट्रीज हैं, तजाकिस्तान, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, एज़ यू ऑल नो। लेकिन यहाँ पे फिर दोबारा यहाँ मेरी ही समस्या आ जाती है कि मेरे पास कुछ उतनी टूल्स नहीं है कि मैं आपको ये मैप दिखा पाऊँ, तो इसलिए अगर आप हेल्प करोगे तो कुछ हो सकता है, ठीक है। दूसरा, स्ट्रैटेजिक इनसर्कलमेंट, चाइना ने ऑलरेडी एक सर्कल जो है इंडिया के इर्द गिर्द एस्टैब्लिश की है, ठीक है। जो स्ट्रेटजिक पोर्ट्स हैं, चाइना ने उनको अपने अंडर में ले लिया है। जिस इनिशिएटिव को हम, जिस सर्कल को हम क्या बोलते हैं, स्टेरिंग ऑफ पेरल्स, मोतियों की माला, ठीक है। ये मोतियों की माला जो है चाइना ने, वो इंडिया के इर्द गिर्द बना ली है, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, हमने चाइना के इसी स्टेरिंग ऑफ पेरल के अगेंस्ट में एक सर्कल बनाई है, एक इनिशिएटिव लिया है, एक ऑपरेशन लिया, वो इनिशिएटिव क्या है, वो कौन सी सर्कल है, ठीक है। देखो चाइना ने क्या किया है, हम्बनतोता पोर्ट श्रीलंका का, ठीक है, यहाँ पे 99 साल के लिए ले लिया है। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान, यहाँ पे रख लो आप, ठीक है। इसी तरह चिटागोंग पोर्ट बांग्लादेश, यहाँ पे रख लो। फिर ऐसे ऐसे करके इसने एक हमारे इर्द गिर्द क्या कर लिया है, मोतियों की माला बना ली है, ठीक है। अब चाइना जो है वो सीपैक के थ्रू अफगानिस्तान पे जाना जाता है, ठीक है, जिस वजह से जो चाइना की स्ट्रेटेजिक डेप्थ है इंडिया के वेस्टर्न पॉइंट में, वो फर्दर एक्सटेंड हो जाएगी, जो कि एक कंसर्न्स है, बहुत सारे कंसर्न्स है। नाउ स्ट्रेंथिंग ऑफ पाकिस्तान अफगानिस्तान चाइना अलायंस, एक स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान अफगानिस्तान चाइना एक्सिस जो है वो बन सकता है, ठीक है। पाकिस्तान क्या कर सकता है, वो इन्फ्लुएंस कर सकता है अफगानिस्तान को, ठीक है, अफगानिस्तान को, और अफगानिस्तान स्पेशली गिवन इंडियाज लिमिट, ठीक है, इंडिया के जो लिमिट्स हैं तालिबान रिजीम के साथ, वो कम हो सकते हैं, लिमिट हो सकते हैं। इंडिया के जो भी एंगेजमेंट है तालिबान रिजीम के साथ, वो कम हो सकते हैं जब पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस किस में बढ़ेगा, किस में बढ़ेगा, अफगानिस्तान में, ठीक है।
इसके साथ साथ जो इंडिया का पोटेंशियल है, जो कि इंडिया ने डेवलप किया है, इंडिया का जो डेवलपमेंटल इन्फ्लुएंस है अफ़गानिस्तान में, जो कि इंडिया ने डिकेड्स ऑफ ईयर्स हमें लगे, मतलब 10-20 साल हमें इस इन्फ्लुएंस को बनाने में लगे। हमने सॉफ्ट पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू ये डेवलप किया अपना इन्फ्लुएंस अफ़गानिस्तान में। जैसे कि हमने ज़ारंज दिलारम हाईवे जो है, ज़ारंज दिलारम हाईवे जो है, इसको बनाया, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमने ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड किया अफ़गानिस्तान को। जब जब अफ़गानिस्तान में कोई नेचुरल क्लाइमेटी आई, जब जब अफ़गानिस्तान में कोई हादसा हुआ, अर्थक्वेक आया, तो हमने बहुत सारा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट प्रोवाइड किया अफ़गानिस्तान को। इस वजह से जो भी सॉफ्ट पावर है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू हमने इन्फ्लुएंस डेवलप किया अफ़गानिस्तान में, वो काम हो सकता है अगर जो पाकिस्तान है वो अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज़ करता है, वो स्ट्रांग करता है अफ़गानिस्तान में। ठीक है। दूसरा एक और रीज़न है सिक्योरिटी। ठीक है। तो अगर तालिबान रिजीम को चाइनीज़ और पाकिस्तानी फंड्स मिलती हैं, तो इस वजह से अफ़गानिस्तान जो है, इसमें जो तालिबान रिजीम है, ये एक स्ट्रॉन्ग एंटी इंडियन टेररिज्म लॉन्च पैड को इंक्रीज़ कर सकता है। ठीक है। तो इसके साथ साथ ये एंटी टेररिज्म जो अफ़गानिस्तान मतलब हमारे अगेंस्ट में लॉन्च कर सकता है बाय सपोर्टिंग ग्रुप्स लाइक जैश ए मोहम्मद एंड लश्कर ए तोयबा। ठीक है। ये जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा को सपोर्ट करके एक एंटी इंडियन टेररिज्म लॉन्च पैड को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। नाउ अगर हम बात करें इकोनॉमिक की, तो अफ़गानिस्तान में बहुत सारा लिथियम मिलता है, बहुत सारा रेयर अर्थ रिजर्व्स मिलते हैं, जो कि वाइटल हैं किसके लिए, हाई टेक और क्लीन एनर्जी इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो सीपैक की वजह से चाइना को ईजियर एक्सेस मिल जाएगा किसका, इसी लिथियम का और इसी रेयर अर्थ रिजर्व्स का। तो इस वजह से इंडिया के लिए ये एक एडवांटेज था, तो अब ये इंडिया के लिए एक डिसएडवांटेज बन सकता है अगर चाइना और पाकिस्तान जो है वो अपना इन्फ्लुएंस कहाँ, अफ़गानिस्तान में इंक्रीज़ करते हैं। तो इंडिया कौन से स्टेप्स ले सकता है? सबसे पहले जाबार पोर्ट डेवलपमेंट जो है इसको इंक्रीज़ कर सकता है। ठीक है। तो जो ये जाबार पोर्ट डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, इसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं ईरान में। ठीक है। हमारा जाबार पोर्ट है जो कि इंडिया को एक स्ट्रेटजिक रूट प्रोवाइड करता है टू अफ़गानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया बाईपासिंग पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट एंड सीपैक कॉरिडोर। ठीक है। मतलब ग्वादर पोर्ट को छोड़ के, सीपैक को छोड़ के उसको बाईपास करके हमारे पास क्या आता है, एक तो हमारे पास जाबार पोर्ट आता है। ठीक है। ये हमें एक स्ट्रेटजिक रूट प्रोवाइड करता है, कहाँ पे, अफ़गानिस्तान में, देन सेंट्रल एशिया। तो दूसरा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव हमारे पास ये हो सकता है कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ठीक है। इसको हमने एस्टैब्लिश किया 2000 में बाय इंडिया, रशिया एंड ईरान। ये मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन रूट है जो कि इंडियन ओशियन को पर्शियन गल्फ टू कैस्पियन सी वाया ईरान ऑनवर्ड्स टू नॉर्थ यूरोप वाया पिट्सबर्ग इन रशिया। ठीक है। तो यहाँ तक ये कनेक्ट कर सकता है। ठीक है। कहाँ तक? रशिया तक, कैस्पियन सी, पर्शियन गल्फ के थ्रू। ठीक है। इंडियन ओशन से लेकर। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो है वो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको हम आईमैक कहते हैं। आईमैक को हमने 2023 में लॉन्च किया, इंडिया ने ही लॉन्च किया। तो इसके साथ साथ ये कनेक्ट कर सकता है इंडिया यूरोप मिडल ईस्ट थ्रू यूएई, सऊदी अरबिया, जॉर्डन, इसराइल, यूरोपियन यूनियन। ठीक है यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन हैं। INSTC कॉरिडोर को एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया था इसी साल 2025 में। यूपीएससी ने 2025 में ये क्वेश्चन पूछ लिया था। ठीक है। इसलिए क्या पता है आईमैक जो है अगले साल ये आ जाए 2024 में, इसलिए आईमैक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाना ज़रूरी है। ठीक है। तो जो फोर्थ इनिशिएटिव है हमारे पास वो है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसको हम क्वाड बोलते हैं। ठीक है। ये एक फोरम है, इसमें हमारा ऑस्ट्रेलिया, इंडिया,
जापान और यूएसए है। इसका मतलब है फ्री करना, ओपन करना इंडो पैसिफिक रीजन को, और चाइना का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है इसको काउंटर करना। ठीक है, किसका मकसद है? ये क्वाड का मकसद है। तो कंक्लूजन में आप देख सकते हो, जाबार पोर्ट कनेक्टिविटी जो विजन है उसको हमें प्रमोट करना है। डेवलपमेटिक ओपनिंग्स टू एंगेज विद द अफगान पीपल्स के साथ हमें एंगेज होना है। ठीक है, हमें ट्रांसपेरेंट, इंक्लूसिव इसके साथ साथ सस्टेनेबल रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करना है। ठीक है, इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया एक कंस्ट्रक्टिव प्लेयर बन सकता है। ठीक है, ये साउथ और सेंट्रल एशियन रीजन को शेप प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, फ्यूचर में एक शेप दे सकता है। इसके साथ साथ डेवलपमेंटल बेनिफिट्स हर किसी के लिए इंश्योर कर सकता है विदाउट कंप्रोमाइजिंग कोर नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, तो फिलहाल मेरे नए नए इंस्टीट्यूट्स हैं, पढ़ाने में थोड़ा मतलब प्रोनाउंसिएशन में उधर इधर होगा तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि नया नया ही हूँ तो जल्दबाजी भी हो जाती है, कहीं टंग स्लिप भी हो जाती है, जल्दबाजी भी हो जाती है, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडिया तुर्की रिलेशंस। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो आईएमएफ है। तो आईएमएफ ने पाकिस्तान को लोन प्रोवाइड किया है और इसको लेकर इंडिया ने अपने कंसर्न्स को राइज किया है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है इसने पहला रिव्यू कंप्लीट किया है पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम को लेकर, और इसने आईएमएफ ने एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के अंडर पाकिस्तान को सपोर्ट प्रोवाइड किया है। तो आईएमएफ जो है ये $1 बिलियन को अलाउ करता है अंडर एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, किसके लिए? पाकिस्तान के लिए। ठीक है, तो ये एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी क्या है? ये एक किस्म का सपोर्ट है उन कंट्रीज़ के लिए जहाँ पे सीरियस पेमेंट इम्बैलेंस जैसी प्रॉब्लम्स हैं, या स्लो ग्रोथ है, या फिर वीक बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसी पोजीशंस हैं। तो इन्हीं कंट्रीज़ को लेकर आईएमएफ जो है वो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के थ्रू सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इट आल्सो अप्रूव्ड लैंडिंग ऑफ 1.4 बिलियन अंडर द रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी। ये भी एक लैंडिंग प्रोग्राम है आईएमएफ का, और इंडिया ने इस अप्रूवल को लेकर क्रिटिसाइज़ किया और वोटिंग प्रोसेस से अबस्टेन किया। ये जो स्पेशल ड्राइविंग राइट्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये एक किस्म का इंटरनेशनल रिजर्व एसेट होता है कंट्री का, जो कि आईएमएफ ने क्रिएट किया है 1969 में टू सप्लीमेंट इट इज मेंबर कंट्रीज़। ये कोई करेंसी नहीं है, लेकिन ये एक यूनिट ऑफ अकाउंट है आईएमएफ और बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। इसका वैल्यू जो है वो 5 करेंसीज़ की बेस्ड पे है, जैसे कि यूएस डॉलर्स हैं, यूरोज़ हैं, चाइनीज़ रिन मिनबी है, जापानीज़ येन है, और ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग है। इंडिविजुअल और प्राइवेट एंटिटीज़ जो हैं ये इस एसडीआर को होल्ड नहीं कर सकती। ठीक है, नाउ आईएमएफ के बारे में देखते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, तो इसको एस्टैब्लिश किया गया है यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस में। कब? 1944 में। तो इसको हम ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं। इसके साथ साथ हमारा वर्ल्ड बैंक भी है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों को मिलाकर हम ब्रिटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस भी बोलते हैं। ठीक है, मैंडेट क्या है इसका? इसका मैंडेट है ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट करना, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लोन्स को प्रोवाइड करना उन कंट्रीज़ के लिए जो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करती हैं। इसके साथ साथ ये टेक्निकल असिस्टेंस और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट्स को, ताकि जो गवर्नमेंट्स हैं वो बेटर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करें। मेंबरशिप की बात करते हैं, इसमें 191 कंट्रीज़ हैं, इंडिया भी एक मेंबर है। तो वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनने के लिए कंट्री को सबसे पहले आईएमएफ के साथ ज्वाइन करना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देखते हैं, यहाँ पे बोर्ड ऑफ गवर्नर है,
हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। तो इसमें एक गवर्नर होता है और एक अल्टरनेट गवर्नर होता है हर एक कंट्री से, फ्रॉम ईच मेंबर कंट्री। तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है ये 25 मेंबर की बॉडी है जो कि डे टू डे वर्क को देखती है। नॉर्मली जो डिसीजंस हैं वो व्यू पॉइंट्स के थ्रू ही लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कभी कभी फॉर्मल वोटिंग भी होती है। वोटिंग दो तरह की होती है, एक तो इक्वल है, दूसरा कोटा बेस्ड है। इक्वल जो कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग द मेंबर्स, एंड दूसरा जो है वो कोटा बेस्ड है। जो वोटिंग पावर है वो कोटा डिटरमाइन करता है, कोटा जो है वो वोटिंग पावर को डिटरमाइन करता है। इंडिया का कोटा जो है वो 2.75% है, यानी कि 8th लार्जेस्ट। अगर हम वहीं यूएस की बात करते हैं तो यूएस का जो कोटा है वो 17% है, 17%। ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी, ये एक 25 मेंबर एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है, जो कि मेंबर कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करती है और इसके साथ साथ ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ को भी रिप्रेजेंट करती है। तो आईएमएफ किन किन रिपोर्ट्स को रिलीज़ करती है? एक तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, दूसरा ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को। ये दो रिपोर्ट्स, इसके साथ साथ और भी रिपोर्ट्स हैं जिनको आईएमएफ रिलीज़ करता है। तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं फंडिंग को प्रोवाइड करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास है जनरल रिसोर्सेज अकाउंट। जनरल रिसोर्सेज अकाउंट, इसमें लोन प्रोवाइड किया जाता है ऑन कंसेशनल नॉन कंसेशनल टर्म्स पे, ठीक है, मार्केट बेस्ड इंटरेस्ट रेट थ्रू द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्लान मैकेनिज्म। ठीक है, इसका मकसद होता है जो बीओपी जैसी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करना। ठीक है, मेंबर कैन टेक लोन विद लिमिट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू देयर कोटा। ठीक है। लैंडिंग फैसिलिटीज़ कौन कौन सी है? स्टैंड बाई अरेंजमेंट, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी लाइन। ठीक है। नो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पॉवर्टी रिडक्शन ग्रोथ ट्रस्ट। इसमें लॉन्गर ड्यूरेशन एंड कंसेशनल फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। इसमें इंटरेस्ट फ्री फाइनेंसिंग सपोर्ट भी है टू द पोरेस्ट फॉर लो इनकम कंट्रीज़। किसके लिए? लो इनकम कंट्रीज़ के लिए। तो इसका मकसद है लो इनकम कंट्रीज़ की जो बीओपी क्राइसिस हैं उनको रिजॉल्व करना। इसमें हमारे पास रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, स्टैंड बाई क्रेडिट फैसिलिटी, एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी, ये तीन फैसिलिटीज़ हैं, ये तीन इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है। नाउ रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट, इसमें क्या है? इसमें लॉन्गर टर्म फाइनेंसिंग एंड अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट लोन प्रोवाइड किया जाता है लो इनकम एंड वुल्नरेबल मिडिल इनकम कंट्रीज़ को। तो मकसद क्या है? टू बिल्ड रेजिलियंस टू दी एक्सटर्नल शॉक्स, जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस है। लैंडिंग फैसिलिटी में क्या है? रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी, RSF। ठीक है। नाउ कंसर्न्स की बात करते हैं। इंडिया ने कौन कौन से कंसर्न्स को राइज किया? मिसयूज ऑफ फंड्स। ठीक है, फंड्स को मिलिट्री के लिए यूज़ किया जाएगा और स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट्स के लिए, टेररिज्म एक्टिविटीज़ के लिए। रोल ऑफ मिलिट्री, पाकिस्तान की जो मिलिट्री है इसका स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट है किसमें? इकोनॉमिक मैटर्स में। और इस वजह से क्या होगा? पॉलिसी फेलियर्स हो सकते हैं। ठीक है, रिफॉर्म्स रिवर्सल हो सकती हैं। ठीक, तो ग्लोबल वैल्यू को ये कमज़ोर कर सकती है। ठीक है, जो फंड्स हैं इनको एज अ रिवार्ड की तरह देखा जाएगा उन कंट्रीज़ के लिए जो कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट करती हैं। ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड यूज़ ऑफ IMF रिसोर्सेज। ठीक है, पाकिस्तान नाउ हैव ए हैवी डेब्ट बर्डन। पाकिस्तान के पास अब क्या हो गया? हैवी डेब्ट बर्डन हो गया। तो ये फिर IMF का डेबिटर बन जाएगा, बिग टू फेल डेबिटर फॉर दी IMF। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा? जो IMF की इफ़ेक्टिवनेस है
वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाएगी। 1989 से जो IMF है वो 28 टाइम्स फंड्स प्रोवाइड करवा चुका है पाकिस्तान को इन 35 ईयर्स में। तो जिस वजह से क्या होता है, जो IMF है इसके जो प्रोग्राम्स हैं इन पे कहीं ना कहीं क्वेश्चंस राइज हो सकते हैं। अदर की चैलेंजेस और कंसर्न्स कौन कौन से हैं जो कि IMF के साथ एसोसिएटेड हैं। सबसे पहला, इन इफेक्टिव वोटिंग पावर। यहाँ पे कोई भी प्रोविज़न नहीं है अगर कोई लोन प्रपोजल के अगेंस्ट में वोट करे। अनडेमोक्रेटिक गवर्नेंस स्ट्रक्चर, यहाँ पे वोटिंग पावर जो है वो कोटा बेसिड पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है। इन इफेक्टिव इवाल्वेशन प्रोसेसेस, यहाँ पे इवाल्वेशन की प्रोसेस ही नहीं है। IMF ने इंडिपेंडेंट इवाल्वेशन ऑफिस को एस्टेब्लिश किया था 2001 में। तो लेकिन IMF जो है वो इसको डायरेक्टली कंट्रोल करता है। ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज, ठीक है, जो कंट्री क्या करती है, IMF से फंडिंग्स लेती है तो वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं करती, वो उसके पास इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज़ नहीं हैं, तो जो इकोनॉमिक प्रोग्राम है वो फिर सक्सेसफुल नहीं होता। तो कंट्री के पास सबसे पहले इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज़ होनी चाहिए ताकि जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल हो सके। कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हो, जो IMF है वो एक क्रूशल रोल प्ले कर सकता है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में। इसके साथ साथ जो चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम किया जाए, डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ बनाए जाएं, पावर को रिफॉर्म किया जाए, कोटा और वोटिंग पावर को रिफॉर्म किया जाए। नो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग है। UN पीस कीपिंग न्यूज़ में किस वजह से है। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग की जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग है 2025 की, ये रिसेंटली जर्मनी में होती है। जर्मनी इसको को ऑर्गेनाइज करता है और होस्ट भी करता है। ठीक है। कौन होस्ट करता है? जर्मनी इसको होस्ट करता है। ये एक हाई लेवल की पॉलिटिकल फॉर्म है जो कि पीस कीपिंग के फ्यूचर को डिस्कस करती है। ठीक है। अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो UN पीस कीपिंग के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। इट फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल प्रोसेसेस, ठीक है, इलेक्शन सपोर्ट, प्रोटेक्टिंग सिविलियंस, ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ, ठीक है, डिसआर्मामेंट एंड डी मोबिलाइजेशन री इंटीग्रेशन। ठीक है। ये UN पीस कीपिंग के कंपोनेंट्स हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने यहाँ पे एक क्विक रिएक्शन फोर्स कंपनी को इंक्लूड किया है और वुमेन लीड पुलिस यूनिट को भी डिप्लॉय किया है। UN पीस कीपर्स को हम ब्लू हेलमेट्स भी बोलते हैं क्योंकि ये ब्लू हेलमेट्स को यूज़ करते हैं जब ये पीस कीपिंग मिशंस को कैरी करते हैं। ठीक है। इन 2023 इंडिया ने UN का हाईएस्ट पीस कीपिंग ऑनर को रिसीव किया है। ठीक है। नाउ ओरिजिन की बात करते हैं। जो UN पीस कीपिंग है इसका ओरिजिन 1948 में हुआ था विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ट्रूस सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन UNTSO इन मिडल ईस्ट टू मॉनिटर सीज फायर्स। किसको मॉनिटर करने के लिए? सीज फायर करने के लिए। डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म को देखते हैं। UN सिक्योरिटी काउंसिल प्रोवाइड करता है मैंडेट टू मिशन बाय अडॉप्टिंग रेजोल्यूशन। ठीक है। बजट एंड रिसोर्सेज बोथ आर सब्जेक्टेड टू जनरल असेंबली अप्रूवल। किसके अप्रूवल के लिए? जनरल असेंबली के अप्रूवल के लिए। की रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एंगेजमेंट इंक्लूड कंसेंट ऑफ द इन्वॉल्वड पार्टीज इन अ कन्फ्लिक्ट। उन दो पार्टीज का कंसेंट चाहिए। इम्पार्शियलिटी, नॉन यूज ऑफ फोर्सेस एक्सेप्ट सेल्फ डिफेंस। किसके लिए? ओनली सेल्फ डिफेंस के लिए ये फोर्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। गवर्नेंस को देखते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन DPO जो UN का है, जिसको हमने फॉर्मली 1992 में क्रिएट किया गया था। तो ये पॉलिटिकल और एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस को प्रोवाइड करता है टू पीस कीपिंग ऑपरेशंस के लिए। ठीक है। अगर हम बात करें तो करंटली यहाँ पे
11 पीस कीपिंग मिशंस को ऑपरेट किया गया है इन रीजन्स लाइक वेस्टर्न सहारा, गोलन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो एटसेट्रा। अवार्ड्स की बात करते हैं तो जो 1988 का नोबेल पीस प्राइज़ है वो यूएन पीस कीपिंग जो ग्रुप है इसको मिला है। ठीक है, तो इसका जो मकसद है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, ठीक है, R2P डॉक्ट्राइन 2005, ठीक है। It embodies a political commitment to end the worst form of violence and persecution, ठीक है। क्या करना? worst form of violence को ख़त्म करना। इसके साथ साथ ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है मिलिट्री को, ठीक है, पुलिस को, सिविलियन पर्सनल्स को, ताकि वो प्रिपेयर रहें किसमें, वार जहाँ पे हो रही है वहाँ पे, ठीक है। तो इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स यूएन पीस कीपिंग? तो इंडिया जो है ये हाईएस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग नेशन है। इंडिया ने 2.9 लाख पीस कीपर्स को भेजा है मोर देन 50 यूएन मिशंस में, ठीक है। इंडिया जो है ये 4th लार्जेस्ट ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग नेशन है आफ्टर नेपाल, रवांडा एंड बांग्लादेश, ठीक है। तो इट प्लेड अ की रोल इन द कोरियन वॉर, ठीक है, पीस मिशन इन साइप्रस, कांगो एटसेट्रा। कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं। इंडिया सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग, जो कि इंडिया आर्मी ने इस्टेब्लिश किया है न्यू दिल्ली में, ये सर्व करता है एज अ फोकल पॉइंट फॉर पीस कीपिंग ट्रेनिंग, ठीक है। तो इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया ने एक वुमेन लीड पुलिस यूनिट को भी भेजा है, ठीक है। तो की चैलेंजेस क्या क्या है इसमें पीस कीपिंग में जो कि ये फेस कर रहे हैं? टारगेटिंग पीस कीपर्स, ठीक है। तो जो ये पीस कीपर्स हैं वार में इन्हीं को टारगेट किया जाता है, ठीक है। जैसे कि इसराइल और लेबनान की जो लड़ाई है उसमें हो गया था, ठीक है, वहाँ पे पीस कीपर्स को ही टारगेट कर दिया था। अच्छा, अपोजिशन फ्रॉम होस्ट कंट्रीज, ठीक है, क्रेडिबिलिटी इशू, फेलियर टू प्रिवेंट जिनोसाइड, ये जिनोसाइड को प्रिवेंट नहीं कर सकते जैसे कि रवांडा में हुआ था, ठीक है। कन्फ्लिक्ट का जो नेचर है वो चेंज होता है, इंट्रा स्टेट कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो राइज हो जाते हैं, और बाकी रिस्ट्रिक्शंस हैं जैसे कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं, डिले इन पॉलिटिकल सॉल्यूशंस, लैक ऑफ वेल स्ट्रक्चर्ड इक्विप्ड एंड ट्रेनड फोर्सेस, ठीक है, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन फ्रॉम मेजर ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज इन डिसीजन मेकिंग। तो जो लार्ज कंट्रीज़ होती हैं, मेजर ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज़ हैं, वो उतना पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। तो यूएन पीस कीपिंग ये जो बॉडी है ये इफ़ेक्टिव हो सकती है अगर हम ब्राहिमी रिपोर्ट 2000 की है, अगर उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और हम क्या करेंगे, कुछ रिफॉर्म्स लाएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें हम इनको प्रोवाइड करेंगे, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, तो जो इश्यूज़ ये फेस कर रहे हैं, जो चैलेंजेस ये फेस कर रहे हैं, अगर उनको हम ओवरकम करेंगे तो ये जो बॉडी है ये मोर इफ़ेक्टिव बन सकती है, ठीक है। होप करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपना सपोर्ट करके चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय।